बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से। मैं बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से ही क्यों बात कर रहा हूँ, ये तमाम तर चीजें मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरह का परसेप्शन पाया जाता है ग्लोबल वर्ल्ड के हवाले से कि हम ही करप्ट हैं, हम ही नालायक हैं, हम ही निकम्मे हैं और पूरी दुनिया बिल्कुल सब्र से चलती है। दुनिया तारीख में बड़ी रोशन थी, बस हमारा ही दौर खराब चल रहा है और हमारे ही वक्त में तमाम तर हालात बुरे हैं। दुनिया के पहले हालात बड़े अच्छे थे और दुनिया के दूसरे मुल्कों के हालात बड़े अच्छे थे, उन सब की तारीख बेहतरीन थी, हमारी तारीख सबसे बुरी है, बदतर है। ये एक्चुअली में लिबरल्स ने हमारे जहनों में डाला हुआ है और मुफाद परस्तों का चंद टोला है जो पाकिस्तान का लिटरेचर, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के नौजवानों का जहन सब कुछ खराब कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल रियलिटीज, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म, उस तमाम तर चीजों को दबाकर एक तरह की फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हमारी तारीख सबसे बुरी है, हम ही बुरे लोग हैं दुनिया के अंदर। इन तमाम तर लोगों को जवाब देना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक चूज किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। पहले तो हम उन इवेंट्स की बात करते जाएंगे कि किस किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ी, उसके बाद कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए। ये एक छोटा सा ओवरव्यू होगा वर्ल्ड वॉर 1 का। उसके बाद उन तमाम तर इवेंट्स के ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूंगा कि कहां पर कैसे कैसे दुनिया के अंदर ब्रिटिश क्या क्लेम कर रही थी और वहां पर क्या क्लेम कर रही थी। मतलब मैं आपको हिपोक्रेसी, मुनाफिकत दिखाऊंगा ग्लोबल पावर्स की हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। इससे आपको आज का टाइम समझने में बड़ी आसानी होगी। आपको यह समझ में आ जाएगा कि दुनिया किस तरह से चलती आ रही है और किस तरह से चलती जा रही है, और अगर हिस्ट्री से हम नहीं सीखते तो हम किस तरह के बुरे फैसले ले लेते हैं मुस्तकबिल के हवाले से। आइए इन तमाम तर चीजों को इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ी क्यों थी। वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ी इसलिए थी क्योंकि प्रिंसिप गैब्रियल ने, क्योंकि एक सर्बियन नेशनलिस्ट जिसका नाम प्रिंसिप गैब्रियल था, उसने शूट कर दिया था ऑस्ट्रो हंगेरिया के प्रिंस को। यूं समझ ले उस वक्त के मोहम्मद बिन सलमान को, जब वो एक जगह पर विजिट करने गया था, उसका नाम था आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उसको शूट कर दिया, उसकी वाइफ को भी शूट कर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रियो हंगरिया एम्पायर, उस टाइम की एक एम्पायर हुआ करती थी, उसने वॉर डिक्लेयर कर दी थी सर्बियन नेशनलिस्ट के ऊपर। अब ये सर्बियन नेशनलिस्ट कौन थे, ये प्रिंसिप गैब्रिलियो कहां से आ गया, ये तमाम तर तमाशा क्या हो रहा था। प्रिंसिप गैब्रिलियो या ये सर्बियन नेशनलिस्ट एक तरह की प्रॉक्सी थी जिसको सपोर्ट कर रहा था रशिया। रशिया ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर को तोड़ना चाहता था और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर जर्मन्स के साथ अलायंस में थी और जर्मन्स की फ्रांस और ब्रिटेन के साथ नहीं बन रही थी। इसीलिए फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक प्रॉक्सी बना रहे थे ऑस्ट्रियो हंगरिया एम्पायर के खिलाफ, क्योंकि वो ऑस्ट्रियो हंगरिया एम्पायर को तोड़ना चाहते थे जर्मन्स के साथ, और जर्मन हमेशा से झगड़े में रह रहे थे फ्रांस के खिलाफ। सो इस तरह का एक तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना हुआ था यहाँ पर। ये आप अगर आज के दौर में भी देखेंगे तो आपको इस तरह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिल जाएंगे, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप चाइना से दूर हो जाएं। सो इसी तरह से उस टाइम पर प्रिंसिप गैब्रिलियो ने आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को, जो कि वली थे, जो कि बादशाह के बाद खुद बादशाह बनने वाले थे, उसको मार दिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने जर्मनी को मैसेज भेजा कि ये इन लोगों ने हमारे वलीयत को मार दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जर्मन्स ने काइजर विल्हेम, उस टाइम पर वहां का बादशाह था, एम्परर के लिए वहां का वो था, काइजर विल्हेम ने अपने मिलिट्री जनरल से पूछा और उसके बाद कहा ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर को कि आप जंग छेड़ दे अगर आप छेड़ना चाहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर ने जंग छेड़ दी सर्बियंस के ऊपर। अब सर्बियंस नेशनलिस्ट को पता था कि सर्बियंस इन्हें नहीं रोक सकते ऑस्ट्रियो हंगेरियन को, तो सर्बियन नेशनलिस्ट चले गए रशिया के पास। अब रशिया ने पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ था सर्बियन नेशनलिस्ट के ऊपर कि अगर ऑस्ट्रियो हंगेरिया तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा तो हम ऑस्ट्रियो हंगेरिया के ऊपर हमला कर देंगे, और रशिया ने ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर्स के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ पर जर्मन्स ने पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर से कि अगर रशियंस इस जंग में कूदे तो हम रशियंस के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। सो जर्मन्स ने रशियंस के ऊपर जंग छेड़ दी। अब रशियंस ने पहले से ही मुआहदा तय कर दिया था ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। उस मुआहदे में यह था अगर जर्मन्स ने रशियंस के ऊपर जंग छेड़ दी तो ब्रिटिश और फ्रांस रशिया की मदद करने के लिए जर्मन के ऊपर हमला कर देंगे। अब जर्मन एम्परर काइजर विल्हेम को ये तमाम तर चीजें मालूम थी कि अगर मैंने रशिया के ऊपर जंग छेड़ दी तो फ्रांस और ब्रिटेन खुद ब खुद इस जंग में कूद पड़ेंगे। इसीलिए काइजर विल्हेम ने अपनी मिलिट्री जनरल से एक प्लान बनाया था जिसमें यह कहा गया था कि आपने ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनानी है जिसकी वजह से हम सबसे पहले फ्रांस के ऊपर कब्जा कर ले और उसके बाद जाकर हम रशिया को निपट ले, ताकि ये जंग जल्दी से जल्दी हम खत्म कर ले और रशिया को भी देख ले और उनके जो नेशनलिस्ट हैं, जो प्रॉक्सीज वगैरह हैं, इन सबको देख लेंगे हम। उस प्लान का नाम रखा गया था श्लीफिन प्लान। श्लीफिन प्लान ये था कि जल्दी जल्दी से जर्मन अपनी तमाम तर मोबिलाइजेशन कर देगा फ्रांस के ऊपर और फ्रांस को बहुत जल्दी में कॉन्कर कर लेगा, मतलब विद इन 6 मंथ या 3 मंथ के अंदर कॉन्कर कर लेगा। उसके बाद जर्मन तमाम तर अपना अटेंशन रशिया के ऊपर डाल देंगे और रशिया से ठीक ठाक जंग करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश के पास कोई
स्पेस नहीं होगा बल्कि सरेंडर कर देगा। अब शिलिफिन प्लान बुरी तरह से नाकाम हो गया था, क्योंकि जैसे ही जर्मन ने हमला किया फ्रांस के ऊपर, तो फ्रांस के अंदर से भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई, और जितनी तेजी से जर्मन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस के अंदर पेनिट्रेट करके पेरिस को कैप्चर कर लेंगे, वो उस तरह से कैप्चर ना कर सके। और फिर एक ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो गई, जिसमें दोनों साइडों ने खड्डे खोदकर बैठ गई, एक तरफ जर्मन बैठ गए, एक तरफ फ्रांस और उसके एलाइज बैठ गए। फिर एक लंबी जंग छिड़ गई, जिसके वो वार ऑफ अट्रिशन कहा जाता है। ये वो सिनेरियो था जो जर्मन किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे। इसकी वजह से जर्मन अपना पूरा कंसंट्रेशन रशियंस के खिलाफ नहीं दे सके थे, और रशियंस को उन्होंने हरा दिया था वहां पर ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, लेकिन फिर भी उनको वो विक्ट्रीज वगैरह नहीं हासिल हो रही थी। इसीलिए जर्मन काफी ज्यादा परेशान रह गए, और क्योंकि वॉर ऑफ अट्रिशन हो गई थी, तो वॉर ऑफ अट्रिशन को जर्मन कमांडर्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। जब भी जंग होती है तो उससे पहले वॉर डॉक्ट्रिन्स बनाई जाती है। वॉर डॉक्ट्रिन्स में यह डिसाइड किया जाता है कि वॉर के अंदर कौन सा सिनेरियो हमें सूट करता है, कौन सा सिनेरियो हमारे दुश्मनों को सूट करता है। फिर कोशिश ये की जाती है कि वही सिनेरियो पैदा किया जाए, वही रियलिटीज पैदा की जाए जो हमारे फेवर में हो, और फिर ताकत को उसी तरह से इस्तेमाल किया जाए। अगर आप किसी भी मिलिट्री डॉक्ट्रिन वगैरह को देखेंगे तो उसमें क्रिटिकल टर्म ये होते हैं कि वॉर ऑफ अट्रिशन को अवॉइड करना है या नहीं करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज कैसे करना है, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्ट्रेंथन कैसे करना है, दुश्मन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ढूंढनी है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे तबाह करना है, ये तमाम तर चीजें डिस्कस की जाती हैं। शिलिफिन प्लान भी बिल्कुल ऐसा ही प्लान था जैसा जनरल मुशर्रफ ने कारगिल का प्लान तैयार किया था। एक छोटे से टेक्टिकल ऑप्शंस के ऊपर उसने प्लान तैयार किया था, मेजर स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट वगैरह के बारे में उसने नहीं सोचा था। अब जब शिलिफिन प्लान नाकाम हो गया पूरी तरह से एक्सरसाइज होने में, तो जर्मन को वॉर ऑफ अट्रिशन फेस करनी पड़ी, और जो जर्मन कभी फेस नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से ये जंग लंबी खिंचती गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छिड़ गई बैटल ऑफ मरीन। बैटल ऑफ मरीन बड़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट बैटल है। बैटल ऑफ मरीन ये है कि फ्रांस के अंदर पेरिस से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, वहां पर यह जंग लड़ी गई, जहां पर जर्मन ट्रूप्स एक तरफ थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस के ट्रूप थे। ये आपस में लड़ते रहे, और यहाँ पर ही तकरीबन 3 साल बैटल लाइंस ड्रा रही, और ट्रेंच वॉरफेयर यहाँ पर होता रहा। यहाँ पर एग्जैक्टली पेरिस से 30 किलोमीटर दूर फ्रांस की फौजों ने और बरतानवी फौजों ने जर्मन फौजियों को रोक दिया था, और यहाँ पर ठीक ठाक लड़ाई चलती रही। पहले बैटल ऑफ मेरिन हुई, जिसमें ब्रिटेन ने कोशिश की कि हम इनको कैप्चर कर लें। एक ही दम में उन्होंने 60,000 के करीब फौजी भेज दिए, और जर्मन मशीन गनों ने सबके सब फौजियों को भून दिया। एक ही दिन में, यानी एक ही घंटे में 60,000 जाने चली गई, और उस जनरल को भी बड़ा ठोका गया कि तुमने 60,000 लोग एक ही दिन में शहीद करवा दिए, और ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी बैटल ऑफ मेरिन की। उसके बाद ये वॉर ऑफ अट्रिशन चलती रही। अल्टीमेटली सेकंड बैटल ऑफ मेरिन आई, जिसमें जर्मन ने कोशिश की कि हम खदेड़ दें ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी रेजिस्ट किया, फ्रांस ने भी रेजिस्ट किया, और वहां पर अमेरिकन 85,000 ट्रूप्स आ गए थे। अमेरिकन भी इस जंग में कूद पड़े थे। इसके बाद जर्मन ने अपना इनिशिएटिव लूज कर लिया। उसके बाद जर्मन के पास वो कैपेसिटी नहीं बची थी, वो रॉ मटेरियल्स नहीं बचे थे जो जर्मन को हेल्प कर सके इस तमाम तर जंग के अंदर। इसके बाद जर्मन ने ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की, जो कि एक आर्मिस्टिस था। आर्मिस्टिस और सरेंडर में फर्क होता है। लोग कहते हैं कि जर्मन ने सरेंडर कर लिया, जर्मन ने सरेंडर नहीं किया था, एक आर्मिस्टिस साइन किया था। आर्मिस्टिस ऐसा होता है कि टेम्पररी सरेंडर होता है, और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, लेकिन मुकम्मल सरेंडर नहीं होता। जिसके बाद अमेरिका नाराज हो गया था तमाम तर एलाई से, और फिर वो ये जंग छोड़कर चला गया था। ये तमाम तर चीजें हम इस वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। ओटोमन्स कैसे घुसे, ओटोमन्स ने कहां पर जंग लड़ी, ओटोमन्स को शिकस्त कैसे हुई। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि नेवल बैटल कौन सी हुई, किस तरह से हुई, किसने जीती, कैसे जीती। ये तमाम तर चीजें हम इस वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।